अरे अरे मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो करें क्योंकि लेक्चर की फीस सिर्फ आपका सब्सक्रिप्शन है। थैंक यू। ये न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है। अभी इंडिया में जो मॉनसून रेनफॉल होगा, मॉनसून रेनफॉल यानी कि जो समर रेनफॉल रहता है और जो मतलब हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून जो हम कहते हैं, उसको लेके ये प्रिडिक्शन हुआ है कि वो बिलो नॉर्मल हो सकता है। इसका क्या रीज़न कहा गया है? एल नीनो। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बेसिकली इन्हीं की बात की गई है कि मॉनसून थोड़ा कम रहेगा और इस वजह से जो रबी क्रॉप्स है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। रबी क्रॉप्स और जो खरीफ क्रॉप्स है जो बेसिकली ग्रो होती है इस सीज़न में, है ना, खरीफ क्रॉप्स पे बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। रबी क्रॉप्स पे भी रबी क्रॉप्स जैसे कि जो वीट और जो दूसरी रबी क्रॉप्स है उन पे भी इस बार नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। उसको लेके भी एक आर्टिकल है, वो भी हम आगे देखेंगे। और खरीफ क्रॉप्स जैसे राइस, कॉर्न, शुगरकेन, कॉटन, सोयाबीन्स, इन सब पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में 50% से ज़्यादा जो फार्मलैंड्स हैं उन फार्मलैंड्स में इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मतलब वो नेचुरल जो मॉनसून है उस पर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इस वजह से अगर रेनफॉल कम होता है ड्यू टू एल नीनो तो इन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ में अनसीजनल रेन भी इस बार हुआ था, हेल स्टॉर्म्स, अनसीजनल रेन्स। तो इससे जो विंटर प्लांटेड क्रॉप्स है जैसे वीट हो गई, जैसे मैंने आपको बताया ना रबी क्रॉप्स, तो उन पे भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एल नीनो के बारे में बताती हूँ कि एल नीनो क्या होता है। जितना इजी वे में मैं बता सकती हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे मैं एक मैप के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, एल नीनो बेसिकली तो एल नीनो बेसिकली क्या होता है, ये वार्म ओशन करंट्स होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली रिप्लेस करती है नॉर्मली यहाँ पे जो पेरू, यहाँ पे पेरू है, ये साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे पेरूवियन जो कोल्ड करंट है वो नॉर्मली फ्लो होती है, ठीक है। पर एल नीनो की जब कंडीशन होती है ये हर 4-5 ईयर्स में होता है। और ऐसी जब सिचुएशन होती है तो वो ये जो कोल्ड करंट है, पेरूवियन कोल्ड करंट, इसको रिप्लेस कर देती है और फिर यहाँ पे वार्म करंट फ्लो होने लगती है। तो जब यहाँ पे एल नीनो नामक, मतलब एल नीनो एक वार्म ओशन करंट है, तो जब ये वार्म ओशन करंट यहाँ पे फ्लो होती है इस पर्टिकुलर पेरूवियन कोस्ट पे, तो क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे गर्म, अगर जैसे ओशन गर्म हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो लो प्रेशर सिचुएशन यहाँ हो जाएगी। और यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स हैं और जो दूसरी इक्वेटोरियल विंड्स है उनकी डायरेक्शन ऐसी रहती है, ठीक है। तो एक पुश फैक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होता है। पुश फैक्टर यानी कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले क्या हो रहा था, क्या पहले यहाँ पे कोल्ड करंट थी तो पहले ये इजीली जो यहाँ से ट्रेड विंड्स जा रही थी वो इजीली जा रही थी। अब क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो नॉर्मली जो वाटर होता है उसका क्या डायरेक्शन होता है, लो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो पहले यहाँ पे हाई प्रेशर था अर्लियर जब पेरूवियन करंट थी और यहाँ लो प्रेशर था। और एल नीनो की कंडीशन में क्या हो गया, एल नीनो की कंडीशन में यहाँ लो प्रेशर हो गया, यहाँ हाई प्रेशर हो गया। तो जो वॉकर सेल का फॉर्मेशन होता है, वॉकर सेल क्या होता है कि वॉकर सेल, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जैसे हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर है, तो अगर 3 डायमेंशन में आपको मैं बता पाती तो जो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर नॉर्मली जैसे ये चल रहा है, ये मतलब ये एल नीनो की सिचुएशन हो गई, है ना। तो जो वॉकर सेल है वो पूरा एक सेल होता है, मतलब लो प्रेशर से, मतलब जो पानी जैसे गर्म होके ऊपर उठता है ना, तो वो पानी जैसे ऊपर उठा फिर उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, एक एंटी क्लॉकवाइज वॉकर सेल बन गया, ठीक है, एल नीनो की सिचुएशन में। तो एंटी क्लॉकवाइज वॉकर सेल बन गया। और क्योंकि लो प्रेशर से हाई प्रेशर ऐसे चल रहा है, मतलब वाटर जो है उसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई है, तो इस वजह से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो इस डायरेक्शन में जा रही थी उनको ये वीक कर देगा। और जब उनको वीक करेगा तो जो इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन में जो
जो ट्रेड विंड्स जो काम करती है वो भी वीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एल नीनो का कैसे हमारे इंडियन मॉनसून सिस्टम में अफेक्ट पड़ता है। तो जो ये वॉकर सेल है, जो ये रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ वॉकर सेल जो होता है, ठीक है, इसको ही कहते हैं हम क्या, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, या इसको हम कह सकते हैं एनसो, ठीक है। और फिर जैसे अब इंडिया में और इसको कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, एक सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स होता है, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। वो क्या होता है, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स बेसिकली यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है उसके यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है उस जगह का बेसिकली नाम है डार्विन, ठीक है। और यहाँ पे एक जगह है उसका नाम है तहीटी, ठीक है। तो तहीटी और डार्विन इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस मेजर किया जाता है, ठीक है। तहीटी माइनस डार्विन, इनका बेसिकली प्रेशर डिफरेंस हम ले रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर तहीटी का प्रेशर और डार्विन का प्रेशर। तो अगर ये नेगेटिव हुआ यानी अगर डार्विन का प्रेशर ज़्यादा है तहीटी से, तो वो वाली सिचुएशन होती है एल नीनो की। और जब एल नीनो आता है तो इससे प्रिडिक्ट कर लिया जाता है कि जो हमारा मॉनसून है वो थोड़ा वीक होगा। पर इस बार इंडिया में जो IMD है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया में मॉनसून नॉर्मल रहेगा। अब इसका क्या रीज़न है, उसका ये रीज़न है, उसमें बेसिकली उन्होंने 3 फैक्टर्स बताएं कि एल नीनो है वो तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। मतलब फर्स्ट फैक्टर अगर हम देखें तो एल नीनो तो इंडिया के मॉनसून को कम करने की कोशिश करेगा, पर इंडिया में एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की सिचुएशन भी बनेगी। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है, तो अगर मैं इंडियन ओशन डायपोल आपको इसी डायग्राम में बेसिकली एक्सप्लेन करूं तो क्या होता है इंडियन ओशन डायपोल, ये जैसे हमारा इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन में यहाँ पे अगर मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पे अगर लो प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ हाई प्रेशर है, तो वो तो हमारा होता है क्या, लो प्रेशर और हाई प्रेशर का मतलब जैसे अगर ये वार्मर रीजन है और ये कोल्डर रीजन है, तो जब ये वार्म होता है तो हमारा हो जाता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन किया है, और अगर इसके बारे में डिटेल आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अलग से भी इसके लिए वीडियो बना सकती हूँ। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है, हमारा जो मॉनसून है उसको बढ़ाता है, तो ये भी है, तो ये कहीं ना कहीं एल नीनो के इफेक्ट को थोड़ा कम कर देगा। फिर थर्ड चीज़ क्या होती है, थर्ड चीज़ इस बार ये भी कहा है जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने कि जो स्नो कवर है, जो ऊपर जैसे मैं आपको बताऊँ ये वाला पूरा एरिया स्नो से कवर्ड होता है, यूरेशियन कह दूँ मैं, या फिर ये जो नॉर्थन हेमिस्फीयर वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये स्नो कवर्ड एरिया रहता है ना। इधर अपना ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है, तो ये पूरा स्नो कवर्ड एरिया है। तो ये जो स्नो कवर है ये अगर ज़्यादा रहता है तो इंडिया में जो मॉनसून है वो कम होता है। मतलब ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ये एरिया ज़्यादा रहेगा उतना मॉनसून कम रहेगा, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ स्नो कवर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉनसून इन इंडिया, ठीक है। तो अगर ये स्नो कवर ज़्यादा है तो मॉनसून कम है, पर इस बार क्या हुआ है, जो एक स्नो कवर है वो डिक्रीज हो गया है, तो मॉनसून हमारा बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से ये सेकंड और थर्ड फैक्टर है, ये बेसिकली जो एल नीनो वाला फैक्टर है उसको काउंटर कर रहे हैं, ठीक है। और IMD ने, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो इस बार डायनामिक मॉनसून फोरकास्ट टेक्निक यूज़ करे, मतलब ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, ओशनिक कंडीशन को भी सिमुलेट किया जा रहा है पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करके, फोरकास्ट क्लाइमेट को फोरकास्ट करने के लिए। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस बार जो रेनफॉल है वो नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल आएगा। तो ये जैसे मैंने तीनों फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन कर दिए,
ठीक है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल वाली बात भी बता दी, स्नो कवर आपको बता दिया कि विंटर और स्प्रिंग स्नो कवर एक्सटेंट है नॉर्थन हेमिस्फीयर या यूरेशिया में, उसकी इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो स्नो कवर इस बार कम है तो रेनफॉल क्या होगा इंडिया में, बढ़ जाएगा। तो ये भी आपको समझ आ गया। फिर ला नीना क्या होता है, जैसे एल नीनो होता है वो वार्म फेज होता है एनसो का। ठीक है, तो उसमें सरफेस जो वाटर है उसकी अनयूजुअल वार्मिंग होती है। कौन से वाटर की, जो पेरुवियन कोस्ट पे है। ठीक है, ये वाला जो है ना, यहाँ पे अनयूजुअल वार्म हो जाता है वाटर, वो होता है अपना एल नीनो वाली सिचुएशन। और जब ला नीना होता है तो क्या होता है, उससे ये और ज़्यादा ला नीना में कोल्ड हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, मतलब ये कूल फेज है एनसो का। तो ये वाली सिचुएशन इंडिया में थी 2019 से लेके अब तक। तो इस वजह से इंडिया में मानसून जो रेन है वो काफ़ी ज़्यादा हुई। ला नीना होता है तो इंडिया में मानसून बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही अभी जो IMD उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि 96% जो हमारा LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज है, ये बेसिकली कैलकुलेशन की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना प्रेसिपिटेशन हुआ डिवाइड बाय टोटल जो लॉन्ग पीरियड 30 से 50 ईयर्स में कितना प्रेसिपिटेशन हुआ, उनका एवरेज किया जाता है, उनका बेसिकली रेशियो देखा जाता है। और अगर वो रेशियो, अगर उसकी कैटेगरी मतलब जैसे कि इस बार 96% हमारी आई है तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आ गया। ठीक है, अगर वो लेस देन 90 होता है तो डेफिशिएंट रेनफॉल होती है, 90 to 95 होता है तो बिलो नॉर्मल। और 2019 से जैसे 2021 तक की बात करें तो नॉर्मल और अबव नॉर्मल वाली कैटेगरी में आ रहे थे। क्यों आ रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया ला नीना का फेज चल रहा था। तो आई होप सो आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। मैंने सारी जो इससे रिलेटेड जो बेसिक जो स्टैटिक पोर्शन है, जो जोग्राफिकल एरिया है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली रिलेटेड है अभी जो रीसेंट वेदर इवेंट्स हुए हैं। रीसेंट वेदर इवेंट्स कौन से, जैसे फरवरी में टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था, है ना। टेम्परेचर मतलब मरकरी, जैसे इसमें लिखा है कि अनयूजुअल राइज इन मरकरी इन फैब। ठीक है, और मार्च में फिर क्या हुआ, मार्च में रेनफॉल बढ़ गया। रेनफॉल प्लस जैसे जो विंड्स हैं, गस्टी विंड्स, उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा, मतलब विंड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। प्लस कई एरियाज़ में हेल स्टॉर्म जैसी सिचुएशन भी डेवलप हो गई, है ना। स्पेशली जो अगर नॉर्थन मतलब इंडिया के नॉर्थन स्टेट्स की बात की जाए तो वहाँ पे इसका काफ़ी, मतलब जो वीट ग्रोइंग एरियाज़ है उन पे इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ये इसमें बात की गई है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये वीट क्रॉप्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे अफेक्ट करेंगे, पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह रही है कि ऐसा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें कैसे होगी, चलिए हम इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो अभी जो रीसेंट वेदर इवेंट हुआ है तो उसमें सबसे पहले अगर वीट क्रॉप की बात की जाए तो अगर मैं वीट के बारे में थोड़ा आपको बेसिक बताऊं तो ये मेजर रबी क्रॉप है। इसको ग्रो कब किया जाता है, मतलब इसको बोया कब जाता है, लेट अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में इसको बोया जाता है। फिर राइपनिंग स्टेज, मतलब ये पकती कब है फसल, ये पकती है मिड मार्च। ठीक है, तो मिड मार्च वाले टाइम पे इसका राइपनिंग की स्टेज होती है। और इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, एंड ऑफ मार्च में, मतलब जिनको पहले बोया जाता है उनको एंड ऑफ मार्च तक कई फसलों की कटाई भी हो जाती है। ठीक है, तो ये वीट क्रॉप के बारे में कुछ बेसिक हो गया। अब अभी क्या हुआ है, अभी जैसे मैंने आपको जैसे बताया कि फरवरी में टेम्परेचर एकदम राइज हो गया और ये सिचुएशन हेल स्टॉर्म, गस्टी विंड्स और वाइड स्प्रेड रेन, ये कहाँ पे हमें मार्च के सीजन में देखने को मिली। तो इससे जो वीट ग्रोइंग स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान हो गया, MP हो गया, गुजरात हो गया, UP हो गया, बिहार हो गया और पंजाब और ये हरियाणा हो गए, तो ये सारे स्टेट्स में वीट की क्रॉप पे जो इसका प्रोडक्शन है प्लस इसकी जो ईल्ड यानी इसकी जो मैं कह सकती हूँ प्रोडक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट होगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मतलब नेगेटिव डिक्रीज हो सकती है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है, वो ऑप्टिमाइज है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो एरिया है, जिस एरिया में वीट को ग्रो किया जा रहा है, वो एरिया काफ़ी बढ़ गया है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रिडिक्ट करी कि 112 मिलियन मेट्रिक टन जो है हमारा प्रोडक्शन वीट का इस साल हो जाएगा, मतलब ईल्ड भी बेहतर होगी और इतना प्रोडक्शन भी हो जाएगा। वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है इस चीज़ को लेके। पर जो कई एक्सपर्ट्स हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पहले अगर प्रोडक्शन कम भी होता है, क्योंकि रेन स्पेल्स और विंड जो हैं
वो जो राइपनिंग और हार्वेस्टिंग की स्टेज है उसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो उससे क्या हो सकता है, उससे क्रॉप फ्लैटनिंग, मतलब जैसे जो खड़ी फसल जो रहती है ना वो फ्लैट हो सकती है, ठीक है। वाटर लॉगिंग की सिचुएशन हो सकती है, अगर पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा तो कहीं, और स्पेशली इंडिया में वाटर लॉगिंग की सिचुएशन इसीलिए है क्योंकि जो फार्म लैंड है वो फ्लैट नहीं है, ठीक है। वो मतलब इस तरीके से फार्म्स है, मतलब एकदम इवन सरफेस नहीं है सारे फार्म्स की, मैक्सिमम फार्म्स की, क्योंकि इंडिया में आपको पता होगा मार्जिनल फार्मर्स और जो छोटे किसान हैं उनके खेत जो हैं वो अनइवन है ना। तो इसीलिए उसमें वाटर लॉगिंग की सिचुएशन भी हो सकती है और उससे क्या होगा, यील्ड, आउटपुट और क्वालिटी वो अफेक्ट हो सकती है। तो इसी को लेके एग्रीकल्चरल जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले इंडिया को अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उस पर ध्यान देना चाहिए इंस्टेड, और मतलब जो बफर स्टॉक है उसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये होना चाहिए कि वो मेंटेन रहे, जिससे कि डोमेस्टिक लेवल पे जो वीट है उसकी कमी ना हो, क्योंकि अगर उसकी कमी होती है तो वो कहीं ना कहीं प्राइस हाइक है वो भी उसमें भी कॉन्स्टिट्यूट ये कर सकता है, ठीक है। और अभी इस प्रकार की सिचुएशन क्यों हुई है, तो वो मैंने आपको पहले के न्यूज़ आर्टिकल्स में बताया था कि इसका रीज़न वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इस वजह से ऐसी वेदर इवेंट्स हुए, ठीक है। तो आई होप सो ये आर्टिकल भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो ये आर्टिकल बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस में आया था और ये बेसिकली रिलेटेड है पुलिस कस्टडी से, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 1992 का जजमेंट है जो पुलिस कस्टडी को बियॉन्ड 15 डेज से रोकता है, तो उस पर फिर से रिव्यू होना चाहिए, उसको लेके ये बेसिकली आर्टिकल है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो पुलिस कस्टडी है उसको लेके क्या लॉज हैं, क्या जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 1992 का वो जजमेंट क्या था, और पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इस प्रकार का एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो अभी एक केस हुआ था, कोई विकास मिश्रा केस था, उसमें वो बेसिकली रिलेटेड था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो इसी के तहत विकास मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था और उसको लेके ही मतलब जो पुलिस कस्टडी थी उसकी जैसे टाइम लिमिट 15 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो उसमें उनको ज़्यादा टाइम तक विकास मिश्रा को जेल में ही बंद रखना था, मतलब कस्टडी में रखना था, ठीक है। मतलब ये 15 डेज़ को एक्सीड कर रहा था, तो उसी से रिलेटेड ये जजमेंट आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही कि जो 1992 का जजमेंट था वो बेसिकली था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी। तो ये केस आप ध्यान रखना है क्या, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसा, क्योंकि डायरेक्टली मेंस में भी क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर केस को लेके आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि एन अक्यूज्ड कांट बी डिटेन्ड in police custody after the lapse of 15 days from the date of arrest। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अक्यूज़ है, मतलब जिसको भी गिरफ्तार किया गया है, जैसे विकास मिश्रा ही हो गया, इसको जैसे गिरफ्तार किया गया है तो उसको 15 दिन से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। ये आया था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी वाले केस से, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट जो होते हैं, मतलब अगर जैसे नॉर्मली क्या होता है 24 आवर्स तक ही आप किसी भी जो अक्यूज़ है उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, मतलब उसको पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। उसके बाद में अगर किसी को रखना है तो जो मजिस्ट्रेट है वो इसके लिए परमिट करते हैं, मतलब मजिस्ट्रेट अगर कहते हैं कि ठीक है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है या कोई एक्सेप्शनल केस है, तो जो इसका टाइम पीरियड है वो 15 डेज तक मैक्सिमम एक्सीड किया जा सकता है। यही इस पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग था। तो नॉर्मली क्या देखा जा रहा है अभी कि जो मजिस्ट्रेट है वो आज के टाइम पे चाहे वो कोई सा भी केस हो, वो एक्सेप्शनल केस ना हो, तो भी जो पुलिस कस्टडी है उसका जो टाइम लिमिट है वो बढ़ा देती है, मतलब 15 डेज तक फिर भी कर लेती है, जबकि ये 15 डेज की जो टाइम लिमिट है इट शुड बी एज एन एक्सेप्शन, मतलब हर केस में ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्पेशल केसेस में, और उसका भी जो रीज़न है वो अच्छे से रिकॉर्डेड होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। और इसको ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो सेक्शन 167 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसमें ये कहा है कि व्हेन इन्वेस्टिगेशन कांट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, तो डिटेंशन को बियॉन्ड 24 आवर्स
एक्सीड किया जा सकता है, मतलब इट शुड बी द केस ऑफ एक्सेप्शन। फिर इसका जो सेक्शन 167 क्लॉज 2 है CRPC का, उसमें ये कहा है कि इफ़ मजिस्ट्रेट थिंक्स, मतलब अगर मजिस्ट्रेट ऐसा सोचते हैं कि जो टर्म है उसको बढ़ा देना चाहिए, तो उसको 15 डेज तक मैक्सिमम एक्सीड किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं एक्सीड किया जा सकता, ठीक है। तो ऐसा क्यों, मतलब ये 15 डेज की टाइम लिमिट क्यों की गई है, जिससे कि जो कई बार हम केसेस सुनते हैं पुलिस कस्टडी में डेथ की या टॉर्चर की, तो वो टॉर्चर है वो थोड़ा कम हो पाए, टॉर्चर भी कम हो पाए, प्लस जो ओवर जीलियस पुलिस ऑफिसर्स हैं वो जो ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हैं, वो ह्यूमन राइट वायलेशन भी बेसिकली प्रिवेंट हो पाए, उसको रोका जा सके, ठीक है। तो इस वजह से 15 डेज की टाइम लिमिट रखी गई है। फिर अब इसमें जैसे इंडिविजुअल की लिबर्टी है वो भी रहे, मतलब इंडिविजुअल की लिबर्टी है, उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। और साथ में अगर मैं जैसे इसमें बात करूँ तो इन्वेस्टिगेशन है, कई बार इन्वेस्टिगेशन भी बहुत लंबी चल जाती है, तो इन्वेस्टिगेशन भी टाइम पे फिनिश हो, तो इस वजह से 15 डेज का टाइम लिमिट इसमें रखा गया है। अब मैं आपको जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के बारे में बताऊं, मतलब अगर 15 डेज के बियॉन्ड भी रखना हो किसी को, कोई स्पेशल केस हो, स्पेसिफिक केस, उसमें अगर 15 डेज के बियॉन्ड भी रखना हो तो वो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी में हो सकता है, ठीक है। देन दिस इन्वेस्टिगेशन कैन ओनली बी डन इन जुडिशियल कस्टडी, और जुडिशियल कस्टडी में जो एक्यूज होता है उसको सेंट्रल जेल में रखा जाता है, ठीक है। उसको पुलिस कस्टडी में, मतलब पुलिस स्टेशन में नहीं रखते, उसको सेंट्रल जेल में रखते हैं, और ये जो मजिस्ट्रेट है उनके सुपरविजन में इसमें जो अक्यूज है उसको रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर और क्या है कि इफ़ अक्यूज इज इन्वॉल्व इन डिफरेंट केसेस, जैसे कि एक और बीच में केस आया था मोहम्मद जुबीर, जो थे को फाउंडर एल्ट न्यूज़ के, मोहम्मद जुबीर, उन पे बहुत सारे केसेस, मतलब मल्टीपल केसेस की वजह से वो अक्यूज थे, ठीक है, बहुत सारे केसेस उन पे थे। तो उस टाइम पे जो पुलिस है वो बार बार कस्टडी ले सकती है और 15 डेज की साइकिल को रिपीट कर सकती है। तो ऐसा ही हो रहा था एल्ट न्यूज़ के फाउंडर के साथ में, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी, क्योंकि कोई उसमें, मतलब जो ये बार बार जो साइकिल है उसको बढ़ाया जा रहा था, उसका कोई पर्पस सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो ये भी कई बार पुलिस के द्वारा किया जाता है कि मल्टीपल केसेस के केस में 15 डेज की साइकिल रिपीट होती रहती है। तो अब ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली लिमिट तो 24 आवर्स की होती है, ठीक है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट स्टैट्यूटरी बेल मिलती है, ठीक है। फिर ये जो टाइम लिमिट है ये एक्सीड कर सकती है 15 डेज तक मैक्सिमम, और ये मैंने आपको जो केस बताया कौन सा, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी वाला केस जो है, तो इस वाले केस में भी 15 डेज ही मैक्सिमम टाइम लिमिट रखी गई है, ठीक है। तो इसमें भी यही चीज़ कही है। फिर जो मजिस्ट्रेट है वो ऑथोराइज कर सकता है, मतलब बियॉन्ड 90 डेज भी कर सकता है। वो कौन से केसेस में, अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो जिसमें पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कोई बहुत ही हीनियस क्राइम किसी ने किया हो, या ऐसा कोई क्राइम किया हो जिसमें जो पनिशमेंट है वो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की हो सकती है, तो ऐसे केसेस में जो मजिस्ट्रेट है वो ऑथोराइज कर सकते हैं कि बियॉन्ड 90 डेज भी उनकी कस्टडी को बढ़ाया जा सकता है। तो आई होप सो आपको ये सारे जो इसके से रिलेटेड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हमने अभी जो न्यूज़ डिस्कस की है जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी, तो उसका जैसे मैंने आपको बताया कि ये एग्ज़ाम में पहले आ चुका है क्वेश्चन, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो ये क्या कहता है कि जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट एंड सच अ अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? फिर सेकंड है कि ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ कोर्ट। तो ये दोनों स्टेटमेंट है आपके पास, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। अब इस आर्टिकल में ये बेसिकली जो काफ़ी बड़ा आर्टिकल है,
जो कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है उनके रोल की बात करता है। पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड भी जो एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ पे, प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पर्टिकुलरली कि कैसे पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो इवॉल्व हुई है, मतलब इसकी हिस्ट्री की बात की गई है, फिर इसका जो लॉ मेकिंग है उसमें क्या रोल रहता है, कैसे ये प्रोसेस को स्मूथ करता है, ठीक है। और जो डिफरेंट लोकसभा है आज के टाइम पे, जैसे हम पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की बात करें तो इनका जो रोल है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है, उसका क्या रीज़न है, उसको कैसे और सही किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें बेसिकली डिस्कस की है, ठीक है। और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है वो भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें चलिए हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में समझते हैं। तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती क्या है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी को बेसिकली अपॉइंट किया जाता है या फिर इलेक्टेड बाय द हाउस, ठीक है। जो एमपीज रहते हैं पार्लियामेंट में उन्हीं वही बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्ट होता है। और इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि इस कमेटी में मतलब जो पार्टी, मतलब आज के टाइम पे जो भी पार्टी पावर में है उसी के मेंबर्स हो, ऑपोजिशन पार्टी के या दूसरी पार्टीज, डिफरेंट पार्टीज के एमपीज इस कमेटी के पार्ट बन सकते हैं। उनको अपॉइंट किया जाता है या इलेक्ट होते हैं वो हाउस के द्वारा, या फिर कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा, ठीक है। फिर ये किसके अंडर काम करते हैं, दे वर्क अंडर डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। और ये रिपोर्ट अपनी किसको प्रेजेंट करते हैं, या तो हाउस में डायरेक्टली या फिर स्पीकर या चेयरमैन को, और उनके थ्रू हाउस में इसको प्रेजेंट किया जाता है। अब इनके लिए सेपरेट सेक्रेटेरिएट भी होता है जो कि लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, एंड दे डिराइव देयर अथॉरिटी बाय, मतलब इनकी अथॉरिटी इनको किससे मिलती है, बाय आर्टिकल 105 एंड 118। 105 क्या बात करता है, प्रिविलेजेस की। जो पार्लियामेंट्रियन जो रहते हैं हमारे पार्लियामेंट्रियन मतलब पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, उनकी क्या प्रिविलेजेस है वो आर्टिकल 105 में। और 118 जो है वो बेसिकली बात करता है कि जो पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो पार्लियामेंट्स की जो अथॉरिटी है टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट इन, मतलब जो इनकी जो बिजनेस है, जो भी पार्लियामेंट्रियंस है उनके जो भी बिजनेस है और जो भी रूल्स बनते हैं इन पार्लियामेंट के रेगुलेशन को लेके, वो सब डिसाइड किए जाते हैं आर्टिकल 118 के द्वारा। वो उनका फॉर्मेशन कौन करता है, जो पार्लियामेंट्रियंस है वही इनका फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली जो ये पार्लियामेंट्री अथॉरिटी है वो इसका फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब ये बेसिकली दो टाइप की होती है। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एडॉक। स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली परमानेंट होती है और ये हर साल इसका फॉर्मेशन होता है। इसमें बेसिकली 6 कैटेगरीज होती है, जैसे फाइनेंशियल कमेटी हो गया, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हो गया, इंक्वायरी कमेटी हो गया, द कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, डे टू डे बिजनेस कमेटी, हाउस कीपिंग एंड और सर्विस कमेटी। तो ये बेसिकली इसके टाइप हो गए, 6 कैटेगरीज हो गई। और एडॉक कमेटी टेम्परेरी कमेटी होती है। ये जैसे किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए इसका फॉर्मेशन होता है और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हो जाता है देन इट सीज टू एग्जिस्ट। जैसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। अब इसका रोल क्या होता है, तो उसी की इस पूरे आर्टिकल में डिस्कशन इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में हुआ था कि इट लेजिस्लेट, मतलब जो लेजिस्लेटिव एक्सपर्टीज़ है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो जैसे किसी पर्टिकुलर पार्टी के नहीं होते। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट एमपीज फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज कैन पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इसमें जो एक्सपर्टीज़ है वो देखने को मिलती है, वो हर एक इशू को काफ़ी डिटेल से स्क्रूटनाइज करते हैं। तो इससे जो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव है उसको काफ़ी बेनिफिट मिलता है ना, क्योंकि जो ये सारे एमपीज है वो बेसिकली ऑल एमपीज आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। और एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव में स्पेसिफिक जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो उसके पार्ट होते हैं, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, वो लॉ मेकिंग का मेन काम उनका रहता है। पर जो एक्सपर्टीज़ है एमपीज़ की, वो जो एमपीज़ है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसको काफ़ी इससे हेल्प मिलती है, ठीक है। फिर इट एक्ट एज अ मिनी पार्लियामेंट, क्योंकि इसमें जो दूसरे, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे पार्टीज़ के अलग अलग पार्टीज़ के एमपीज़ इसमें काम करते हैं साथ में, तो एक इट एक्ट एज अ मिनी पार्लियामेंट। फिर डिटेल स्क्रूटनी का काम करता है, ठीक है। तो इट एक्ट एज अ चेक ऑन गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव पे जैसे एक चेक रखता है, उसको रोकता है अगर उसका कुछ काम गलत है,
वैसे इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग नहीं है, इट इज़ नॉट बाइंडिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्लियामेंट्री कमेटी है उनकी जो रिकमेंडेशंस है वो बाइंडिंग नहीं होती है, पर ये एक पब्लिक रिकॉर्ड मतलब एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं जिससे कि कंसल्टेशन और जो मतलब डिस्कशन है किसी भी पर्टिकुलर बिल पे हो सकता है। ठीक है, और वैसे देखें तो ये क्या है, क्लोज डोर पूरा सिस्टम है, तो डिस्कशंस क्या होते हैं बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव होते हैं, क्योंकि क्लोज डोर है तो इसमें कोई पब्लिक आए नहीं है जो इन पे मतलब कंटिन्यूसली ध्यान दे रहे हैं, तो वो कॉन्शियस नहीं होते। मतलब जैसे कई बार होता है ना, जैसे पब्लिक और मीडिया जो है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इस प्रकार के डिस्कशन में, तो ये एक बेसिकली क्लोज डोर डिस्कशन होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा कोलैबोरेटिव होता है, पर आज के डेट में ये डिक्लाइन हो गया है। ये बेसिकली जो PRS है उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे उसका जो डेटा है कि 14th लोकसभा की बात करूं तो जो बिल्स रेफ़र किए गए थे पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उनको, वो 60% बिल रेफ़र किए थे। 15th लोकसभा में ये परसेंट बढ़ के 71% हो गया, पर 16th लोकसभा में बहुत कम हो गया, मतलब सिर्फ 25% बिल्स को ही रेफ़र किया गया था, और काफ़ी मतलब जो बिल्स हैं उनको जल्दी से जल्दी पास करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो इसीलिए जब मतलब जो डिसीजन है काफ़ी हैस्टली जब लिए जाते हैं तो उस टाइम पे बिल्स को काफ़ी मतलब जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसके पास में नहीं भेजा जाता है ना, तो ये चीज़ डिक्रीज़ हो गई 16th लोकसभा में, और 17th लोकसभा में भी और डिक्रीज़ हो गई, उसका परसेंट अभी नहीं आया पूरा, पर ये 14 बिल्स को ही अब तक रेफ़र किया गया है। तो ये काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं कंसर्निंग इशू है, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी जो उसमें एक एक्सपर्टीज़ जो है लेजिस्लेचर्स की एक्सपर्टीज़ है वो रहती है, फिर वो डिटेल स्क्रूटनी करते हैं किसी भी बिल की। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है ना। और अगर मैं वे फॉरवर्ड की बात करूं कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं इस रिगार्डिंग, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वी नीड टू स्ट्रेंथन रोल्स, जो उनका जो रोल है उसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और वो कैसे स्ट्रेंथन होगा, अगर जो पार्लियामेंट्रियंस है जो कमेटी उनके पास में ज़्यादा रिसोर्सेज हो, उनके पास में पावर्स और अथॉरिटी हो, मतलब अगर जो उनकी रिकमेंडेशंस है वो अगर बाइंडिंग होगी, अथॉरिटी का सेंस है कि अगर वो बाइंडिंग रिकमेंडेशंस होगी तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, और जो वो और अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं एग्जीक्यूटिव को, तो एक अकाउंटेबिलिटी है वो भी उस चीज़ से इंश्योर की जा सकती है। ठीक है, और ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इट इनकरेज ग्रेटर पार्टिसिपेशन, जिससे कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स देखने को मिले। ग्रेटर पार्टिसिपेशन यानी सिविल सोसाइटी को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, और किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को, जैसे जो भी बिल, जैसे डेटा प्रोटेक्शन बिल की अभी बात हो रही है ना, तो उसमें जो डेटा से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं, डेटा साइंटिस्ट हो गए या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो काम कर रहे हैं, इस प्रकार के जो पर्टिकुलर फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनके एक्सपर्ट्स को लिया जा सकता है, सारे स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट किया जा सकता है, उनको भी पार्लियामेंट्रियन कमेटी में शामिल किया जा सकता है। फिर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कैसे होगी, तो उसके लिए ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं इनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है, और पब्लिक भी इसको देखे, ऐसा भी कल्चर इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, और कंसेंसस बिल्डिंग हो, जो भी जैसे पार्लियामेंट्रियन कमेटी में जो भी जो रिपोर्ट्स आ रही है तो उससे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट है उनको ध्यान में रख के अगर ये रिपोर्ट आती है, और अगर ये बाइंडिंग रिकमेंडेशंस की होती है, तो ये एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराएगी, और इससे ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो लॉ मेकिंग है वो मतलब ज़्यादा कंसल्टेटिव, और उससे जो ट्रांसपेरेंसी है वो ओवरऑल इंक्रीज होगी। ठीक है, और लॉ मेकिंग प्रोसेस और ज़्यादा इंक्लूसिव होगा। ठीक है, प्रोसेस वुड बी मोर इंक्लूसिव। तो आई होप सो आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ आ चुकी हो। अब ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ है ये बेसिकली बात करिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की, जो कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी उसमें इसकी बात की गई थी, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की। तो उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एंड दिस क्रेडिट सिस्टम विल इंटीग्रेट जनरल एंड वोकेशनल एजुकेशन। मतलब आज के टाइम पे जो एजुकेशन है वो मतलब जो मेन स्ट्रीम में अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो उसमें जो एकेडमिक्स है उनको ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिलती है, जैसे जो वोकेशनल या फिर जो
जैसे कोई स्किल बेस्ड एजुकेशन है उसको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता है। पर आज के टाइम मतलब ये जो क्रेडिट सिस्टम है अगर वो आता है तो वो इसको वोकेशनल और स्किल एजुकेशन को भी मेन स्ट्रीम करने पे ध्यान देगा। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ। और ये फ्रेमवर्क क्या है, ये बेसिकली एक मेटा फ्रेमवर्क है, उसमें क्या क्या बातें हैं की गई है वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करती हूँ। तो बेसिकली नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है, दीज आर सेट ऑफ गाइडलाइंस। अभी किन किन के लिए गाइडलाइंस है, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जिससे कि वो क्रेडिट सिस्टम को अडॉप्ट करें। मतलब आज से पहले जो क्रेडिट सिस्टम था वो सिर्फ जो ओपन स्कूल होती है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, सिर्फ उन्हीं में ही क्रेडिट सिस्टम था। पर अब इस क्रेडिट सिस्टम को सब पे, मतलब चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, उन सब में इसको अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसको डेवलप कैसे किया जा रहा है, जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है हाई लेवल कमेटी के द्वारा। और उसमें मेंबर्स जो हैं वो यूजीसी हो गया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो गया, एनसीईआरटी हो गया, एनआईओएस, सीबीएसई, जो मतलब ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके जो मेंबर्स हैं उनको हाई लेवल कमिटीज़ में शामिल किया जाएगा, इस पर्टिकुलर कमेटी में जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को बना रहा है, जो ये गाइडलाइंस है उनका जो फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और ये जो इंटायर एजुकेशन सिस्टम है उसको इसके एम्बिट में, क्रेडिट के एम्बिट में लाएगा। और क्रेडिट क्या होते हैं, ये बेसिकली क्वान्टिफाई करते हैं लर्निंग आउटकम्स को। ठीक है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, दे क्वान्टिफाई लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, तो ये जो हमारा इंटायर एजुकेशन सिस्टम है उसको क्रेडिट के एम्बिट में ला देगा। फिर ये जो ऑब्जेक्टिव है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हेल्पफुल होगा। इससे सीमलेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट, मतलब कोई भी दो स्ट्रीम हो उनमें आराम से मूवमेंट किया जा सकता है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट दोनों इसमें अलाउ होंगे। इससे इसका क्या मतलब है कि कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा। एकेडमिक हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल स्ट्रीम्स, इन सब में कोई रिजिड सेपरेशन जो पहले होता था वो चीज़ अब नहीं होगी। ये एक सिंगल मेटा फ्रेमवर्क होगा फॉर क्रेडिटाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग कैसे, जैसे किसी के पास अगर वर्क एक्सपीरियंस हो, वोकेशनल एजुकेशन किसी ने प्राप्त की हो, एकेडमिक्स हो गया, और स्किल एजुकेशन है, मतलब स्किल बेस्ड कोई स्पेसिफिक स्किल्स है, तो उन सारी चीज़ों को ये बेसिकली इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, और उनको क्रेडिट के बेसिस पे मतलब इन सारी चीज़ों पे भी क्रेडिट मिलेंगे। ठीक है, तो एक ये सिंगल मेटा फ्रेमवर्क है। इट इनकरेज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन थ्रू क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रोविजन, मतलब इंटरनेशनली भी अगर कोई जो स्टूडेंट्स हैं वो जैसे इंटरनेशनल या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन गेन करना चाहते हैं तो उनको भी ये बेसिकली क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रोविज़न भी इसमें रहेगा, तो उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। फिर इसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी इंश्योर होगी। कैसे, क्योंकि इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होगा, जिससे कि क्या होता है कोई भी कभी भी, मतलब अगर किसी ने अपनी एजुकेशन किसी पर्टिकुलर रीज़न से बीच में किसी को लीव करनी पड़ी है तो वो भी वापस इसमें एंट्री गेन कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि मेन स्ट्रीम करेगा वोकेशनल एजुकेशन को भी। ठीक है, तो एक ये मतलब एकेडमिक इक्विवेलेंस क्रिएट करेगा जनरल और वोकेशनल एजुकेशन में। उससे क्या होगा, वोकेशनल एजुकेशन को भी मेन स्ट्रीम होने का, मतलब वो भी एक मेन स्ट्रीम में आने का उसको भी मौका मिलेगा वोकेशनल एजुकेशन को। फिर ये एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का फॉर्मेशन करेगा, जिससे क्या होगा कि जो भी असाइनमेंट्स है उनका एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। कैसे, स्टोरेज, ट्रांसफ़र एंड रिडम्पशन ऑफ क्रेडिट, वो चीज़ इसमें बेसिकली इंश्योर होगी। तो इसलिए एक मतलब एक बैंक काइंड ऑफ बन जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि ये जो लर्निंग इकोसिस्टम है उसको बेसिकली 8 लेवल्स पे डिवाइड करेगा। क्लास 5th से पीएचडी के लेवल तक इसको बेसिकली 8 लेवल्स में डिवाइड किया जाएगा। और हर साल जब कोई भी 40 क्रेडिट्स गेन कर लेगा, अब वो किसी भी चीज़ से आ रहे हो, चाहे वो मतलब एकेडमिक से आ रहे हो, है ना, या फिर वो क्रेडिट जो है वो वोकेशनल एजुकेशन से आ रहे हो, या फिर स्किल बेस्ड एजुकेशन से आ रहे हो, या किसी को कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो मतलब किसी भी, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर है, मतलब किसी भी एक्टिविटी से अगर कोई क्रेडिट गेन कर रहा है और अगर वो 40 क्रेडिट से ज़्यादा गेन करता है तो वो नेक्स्ट लेवल पे मूव कर जाएगा।
ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ भी आपको समझ आ चुकी होगी। फिर इसमें 18 विद्यास जो है, मतलब जो इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें वेदास हो गए, सब्सिडरी वेदास जैसे आयुर्वेद हो गया जो मेडिसिन से डील करता है, धनुर्वेद जो वेपनरी सिस्टम से डील करता है, गांधर्व वेद जो म्यूज़िक से डील करता है, शिल्प जो हो गया आर्किटेक्चर से डील करता है। तो इन चीज़ों को भी इसमें शामिल किया है, प्लस पुराण, न्याय, इस तरीके से मतलब जो 18 विद्यास जो हैं एंशियंट इंडिया जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें, उनको भी इसमें कंसीडर किया जा रहा है क्रेडिटाइजेशन के लिए। तो मतलब ये काफ़ी डाइवर्स, मतलब एक डाइवर्स लेवल पे इसको प्रिपेयर किया जा रहा है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को, और इसको रिलीज़ किया है अभी रिसेंटली यूजीसी के द्वारा। तो आई होप सो ये भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये बेसिकली रिलेटेड है सऊदी अरेबिया से लेके, और सऊदी अरेबिया क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब आज के टाइम पे अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो आज से 1 महीने पहले आपने ये न्यूज़ सुनी होगी, मैंने इस पर भी आर्टिकल एक बनाया था। उसमें ये था कि सऊदी अरेबिया और ईरान, इनके बीच में काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा था। तो वो चीज़ मैंने अच्छे से उस न्यूज़ में एक्सप्लेन की है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी नीचे, तो आप देख सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था, तो उस डिस्प्यूट को अभी जो चाइना है उसने एज अ मीडिएशन करके उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। और अब दोनों की मतलब कुछ टाइम से जो एम्बेसीज थी वो बंद थी ईरान में, न ईरान में सऊदी अरेबिया की एम्बेसी थी, न सऊदी अरेबिया में ईरान की एम्बेसी थी। तो चाइना ने एज अ मीडिएशन का रोल निभा के जो सऊदी अरेबिया और ईरान है वहाँ पे रिस्पेक्टिवली, वहाँ पे उनकी जो एम्बेसीज है वो स्टार्ट हो जाएगी और उनके जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ आर्टिकल में बेसिकली यही है कि जो सऊदी अरेबिया है वो कैसे वेस्ट से, मतलब जो यूएस है उससे, रशिया से और चाइना से अपने रिलेशन कैसे बैलेंस कर रहा है आज के टाइम पे, और जो अभी ये मीडिएशन हुआ है उसका इंडिया पे बेसिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो था उससे समझते हैं। तो ये वैसे मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल जो सऊदी अरेबिया और ईरान का रिलेशनशिप था उससे रिलेटेड डिटेल न्यूज़ मैं पहले कवर कर चुकी हूँ। तो अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि अभी कैसे ये बैलेंस कर रहा है जो ग्लोबल पावर्स है उनको। तो रशिया के साथ तो क्या कर रहा है, उसने जो जैसे रशिया के खिलाफ जो सैंक्शंस लगा रहे था यूएस और जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, तो वो सैंक्शंस लगाने को लेके सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, मतलब सऊदी अरेबिया रिफ्यूज टू ज्वाइन सैंक्शंस। फिर वो सपोर्ट कर रहा है, उसने रशिया को ओपेक प्लस में जो ऑयल प्रोडक्शन कट्स था उसको लेके भी सऊदी अरेबिया ने रशिया का साथ दिया। और जो अभी रशिया है वो सऊदी और सीरिया में जो टॉक्स है, मतलब रशिया मीडिएट करेगा सऊदी अरेबिया और सीरिया के जो रिलेशंस है वो भी इम्प्रूव हो उसको लेके, तो वो भी रशिया कर सकता है, एज अ मीडिएटर बन सकता है। तो ये भी फ्यूचर में हो सकता है। तो इससे तो आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के रशिया के साथ अच्छे रिलेशन है। सिमिलरली अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस सबसे लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है सऊदी अरेबिया का। ठीक है, या कहें यूएस आर्म एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट आर्म जो मतलब सऊदी अरेबिया के लिए तो बेसिकली सबसे ज़्यादा आर्म्स जो है सऊदी अरेबिया यूएस से इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो $35 बिलियन बोइंग डील वो ऑर्डर किए सऊदी अरेबिया ने यूएस से। और कंडीशनल टॉक्स जो इजराइल को लेके भी, जिससे इजराइल के साथ में भी जो टाइज है वो नॉर्मलाइज हो, उसको लेके भी यूएस सऊदी अरेबिया आपस में बात करें जिससे इजराइल के साथ नॉर्मल हो जाए टाइज। फिर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना का, जैसे मैंने आपको बताया, ईरान रिकंसिलेशन डील चाइना ने फाइनलाइज की है, और चाइना के साथ में भी ये ट्रेड और डिफेंस कॉपरेशन है उसको सऊदी अरेबिया बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना भी कह सकते हैं कि एक रीजनल सुपर पावर बन रहा है विद टाइम। तो इसीलिए जो सऊदी अरेबिया है वो अपने रिलेशन चाइना के साथ में भी इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, फिर अगर मैं इसमें इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, अगर इंडिया पे इसकी इम्प्लीकेशन की बात करूं तो सऊदी ईरान टाई से इंडिया को जैसे इससे क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान हो सकता है वो चीज़ देखते हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी की बात करूं तो 2 मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों। ठीक है, तो अगर ये इन दोनों में आपस में
अच्छे रिलेशंस होते हैं तो उससे ओवरऑल जो रीजन है उसमें, जो ये मिडल ईस्ट वाला जो रीजन है उसमें स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। और अगर उस रीजन में स्टेबिलिटी आती है तो उससे जो ऑयल प्राइसेस है वो भी स्टेबल रहेंगे, ठीक है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहेंगे तो उससे ओवरऑल इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी इंश्योर हो पाएगी। फिर जो ट्रेड है वो भी उससे बढ़ेगा, मतलब न्यू एवेन्यूज़ खुलेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट के, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के। साथ में जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं इंश्योर होगी, क्योंकि इंडिया का काफ़ी सारा स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, क्योंकि इंडिया ने जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उस पर इंडिया बेसिकली काम कर रहा है रशिया और दूसरी जो कंट्रीज़ है मिडल ईस्ट की उनके साथ में। तो अगर जो ये दो कंट्रीज़ हैं ईरान और सऊदी अरेबिया, अगर इनमें रिलेशंस अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो ये कॉरिडोर है वो भी स्मूथली, उस पर काम भी स्मूथली हो पाएगा, और जो टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट के जो रिस्क है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। फिर जो जियोपॉलिटिक्स की बात करूँ तो जैसे चाइनीज़ मीडिएशन अभी हुआ है तो उससे कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक चैलेंज भी है, क्योंकि इससे जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है वो मिडल ईस्ट वाले रीजन में इंक्रीज़ होगा, और उससे जो इंडिया है उसको थोड़ा मतलब उससे ये इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। वैसे इंडिया की जो रिश्ते हैं, इंडिया के कोर्डियल रिलेशंस है दोनों कंट्रीज़ के साथ में, तो इससे अगर हम देखें तो ओवरऑल पीस और सिक्योरिटी इस पूरे रीजन में बढ़ेगी। तो यही ये पर्टिकुलर आर्टिकल था, इसमें बेसिकली हमें इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे इस आर्टिकल में और भी बहुत सारी बातें थी, पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी इंडिया के इम्पैक्ट को लेके, क्योंकि जो हमारा GS2 है इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें इंडिया पे इस प्रकार के जो भी कोई जैसे अगर ट्रीटीज़ होती है या किसी के रिश्ते सुधरते हैं किस कंट्रीज़ के, तो जियोपॉलिटिक्स का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होता है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप सो आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, मतलब इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।